एक लड़की अपने ससुराल में पहली बार कदम रखती है, ये सोचकर कि अब उसका नया जीवन शुरू होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वो बहू बनकर आई है, वहीं की दीवारों के पीछे एक दरिंदा उसका इंतजार कर रहा है, उसका अपना ससुर। ससुर ने बहू के साथ ऐसा घिनौना काम किया, सुनकर आपकी रूह कांपने लगेगी। आप इस कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। नगईपुर गांव की सुबह बहुत सीधी और शांत लगती थी, परंतु अक्सर सन्नाटे के नीचे छुपी होती है एक खौफनाक चुप्पी। ऐसी ही एक चुप्पी में फंसी थी मीरा। मीरा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पढ़ाई में तेज, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखने वाली लड़की थी वो। पर परिवार की आर्थिक हालत के चलते उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई और 20 साल की उम्र में उसका विवाह कर दिया गया। एक ऐसे घर में जहां सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक दरवाजा बंद था। उस दरवाजे के पीछे बैठा था रघुवीर, उसका ससुर। मीरा जब पहली बार ससुराल आई तो सभी ने उसे खुले दिल से अपनाया। सास कमला देवी थोड़ी कठोर स्वभाव की थी, पर सीधे सच्चे लोग लगे सब। उसका पति अरुण शहर में काम करता था, बहुत मिलनसार और समझदार, लेकिन अक्सर गांव से दूर। रघुवीर, उसके ससुर, उम्र में लगभग 55 के आसपास, बाहर से धार्मिक और गांव के सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। मंदिर में पूजा करना, समाज सेवा की बातें करना, उनका यह रूप हर किसी को धोखा देता था। शादी के पहले 2 साल में मीरा ने बस कर्तव्य निभाए, सास की सेवा, खेतों में हाथ बटाना और घर के सभी कामों में रम जाना। अरुण जब कभी घर आता तो मीरा कुछ देर को मुस्कुराना सीख जाती, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में वो फिर उसी चुप्पी में लौट जाती। इस दौरान रघुवीर की नजरें मीरा पर जमी रही। वो एक शिकारी की तरह मौके का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे वो मीरा के पास आने लगा, कभी उसके काम की तारीफ करता, कभी उसके हाथ को छूकर आशीर्वाद देने का बहाना करता। मीरा को असहजता महसूस होती, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन सास मंदिर गई थी, घर पर सिर्फ मीरा और रघुवीर थे। रघुवीर ने उसे रसोई में जाकर पीछे से पकड़ लिया। मीरा ने घबराकर खुद को छुड़ाया और चुपचाप कमरे में बंद हो गई। उस रात उसकी आंखें नहीं लगीं। 3 महीने बाद आई वह काली रात, जब बिजली गई थी और बारिश जोरों पर थी। मीरा के कमरे में ससुर आया और दरिंदगी की हद पार कर दी। उसकी चीखें बारिश में दब गईं। उसकी आत्मा की चीत्कार उस कमरे की दीवारों में बंद रह गई। मीरा ने अगले दिन सास से कहने की कोशिश की, लेकिन सास ने कड़ाई से जवाब दिया, बड़े लोग हैं, तू कुछ ज्यादा सोच रही होगी। औरतों को घर बचाना पड़ता है, बात बाहर गई तो तेरा ही नाम खराब होगा। मीरा ने पति अरुण को फोन करके बुलाया, लेकिन रघुवीर ने पहले ही उसे भड़काकर तैयार कर लिया था। जब मीरा ने सच्चाई बताई तो अरुण का पहला सवाल था, तूने विरोध क्यों नहीं किया? मीरा को लगा जैसे अब उसके पास कोई नहीं है। एक अकेली औरत जिसने अपने ही घर में सम्मान खो दिया। एक रात मीरा ने आत्महत्या का मन बना लिया। गले में फंदा डालने ही वाली थी कि अचानक उसकी छोटी बहन प्रियंका की आवाज फोन पर आई। प्रियंका की मासूम बातें सुनकर मीरा की आंखें खुल गईं। उसे लगा, अगर मैंने खुद को खत्म कर लिया तो रघुवीर जैसे राक्षस और ताकतवर हो जाएंगे। उसने फंदा उतारा और साहस बांधा। मीरा ने थाने में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले पहले तो हंसे, फिर बोले, अपने ससुर पर इल्जाम लगाती हो, सबूत है? मीरा मायूस होकर मायके गई। मां बाप ने उसे समझा। डॉक्टर से मेडिकल चेकअप करवाया गया, जो शारीरिक शोषण की पुष्टि करता था। एक एनजीओ से संपर्क हुआ, वकील मिला और केस दाखिल हुआ। गांव में हल्ला मच गया। कुछ लोग बोले, बहू पागल हो गई है। कुछ ने कहा, ससुर तो साधु जैसे हैं। पर कुछ औरतें चुपचाप मीरा के पास आईं और धीरे से बोली, बहुत बहादुरी का काम किया बहन, हम में हिम्मत नहीं थी। मीरा को एहसास हुआ वो अकेली नहीं है। कोर्ट में रघुवीर ने झूठ बोले, मीरा के चरित्र पर सवाल उठाए, लेकिन मीरा ने हर गवाही में डटकर जवाब दिया। उसकी मेडिकल रिपोर्ट, उसके बयानों की एकरूपता और उसके एनजीओ की सहायता से केस मजबूत होता गया। 6 महीने बाद फैसला आया। रघुवीर सिंह को 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मीरा के आंसू निकले, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, जीत के थे। मीरा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एनजीओ में नौकरी शुरू की, गांव-गांव जाकर औरतों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। उसने विधवा औरतों, घरेलू हिंसा झेल रही बहनों को उठना सिखाया। मीरा अब किसी की बहू नहीं, किसी की बेटी नहीं, वो खुद की पहचान है। अगर मीरा जैसी हर औरत आवाज उठाए तो रघुवीर जैसे हर इंसान की छिपी हुई चीख से
परतें खुलेंगी और इंसाफ की रोशनी फैलेगी। अगर आपको लगता है कि मीरा जैसी लाखों बहनों की आवाज दबा दी जाती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि कोई और बहू छिपी हुई चीख न बने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे, दरिंदे बेखौफ रहेंगे। एक लड़की रोज की तरह ऑफिस से निकली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी टैक्सी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। आखिर टैक्सी वाले ने उस लड़की के साथ कैसा खिलौना काम किया जो लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो गई। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। शहर का नाम था गुरुग्राम। तेज रफ्तार जिंदगी, ऊंची इमारतें और रात भर जगती सड़कें। लेकिन इन्हीं चमचमाते रास्तों के बीच कुछ अंधेरे मोड़ भी होते हैं, जहां इंसानियत की परछाई भी नजर नहीं आती। यह कहानी नेहा शर्मा की है, एक मेहनती, आत्मनिर्भर और सपनों से भरी लड़की, जिसकी एक रात ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। नेहा 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुरुग्राम की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में काम करती थी। वो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाती और शाम 6:30 तक अपने काम में डूबी रहती। माया, उसकी रूममेट और सबसे करीबी दोस्त, दोनों ही अकेले इस शहर में अपने सपनों को बुन रही थी। नेहा को देर रात अकेले घर लौटने की आदत नहीं थी, लेकिन उस दिन काम कुछ ज्यादा था। टीम प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। माया ने उसे मैसेज किया, लेट हो रही हो, ध्यान रखना, टैक्सी लेते वक्त नंबर नोट कर लेना। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां यार, जैसे हर दिन करती हूं, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। रात के लगभग 8:15 बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। नेहा ने अपना लैपटॉप बंद किया और नीचे उतरते हुए टैक्सी बुक की। ऐप पर ड्राइवर का नाम था विक्रम यादव, उम्र 38 साल, टैक्सी का नंबर HR26DK XXXX। सड़क पर जब विक्रम की कार रुकी तो नेहा ने अंदर झांक कर देखा। गाड़ी साफ सुथरी थी। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, मैडम चलें? नेहा बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रहीं और कार की वाइपर उन्हें मिटाती रही। नेहा अपने फोन पर माया से चैट करती रही। कुछ ही मिनटों बाद नेहा को एहसास हुआ कि गाड़ी का रास्ता अजीब है। भैया, यह रास्ता थोड़ा अलग लग रहा है। मैडम, मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक है, यह शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। नेहा को थोड़ा संदेह हुआ। उसने लोकेशन चेक करनी चाहिए, लेकिन नेटवर्क कमजोर था। बारिश और बादलों के कारण जीपीएस अटक रहा था। नेहा ने मन ही मन कहा, शायद यह वाकई शॉर्टकट हो। गाड़ी अब सुनसान इलाकों में प्रवेश कर चुकी थी। चारों ओर अंधेरा और कीचड़ से भरी टूटी सड़कों के बीच एक वीरान रास्ता। नेहा का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। भैया, मैं बोल रही हूं, गाड़ी रोको, मैं यहीं उतर जाऊंगी, नेहा ने तेज आवाज में कहा। विक्रम ने एक नजर पीछे देखा। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। उसने दरवाजे लॉक कर दिए। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई और फिर एक झाड़ीदार जगह पर जाकर रुक गई। क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। नेहा अब घबरा चुकी थी। चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा नाटक किया तो अच्छा नहीं होगा। विक्रम की आवाज अब दरिंदगी से भर चुकी थी। नेहा ने चुपके से अपने बैग से मिर्ची स्प्रे निकालने की कोशिश की, लेकिन विक्रम झपट कर उस पर चढ़ बैठा। नेहा ने पूरी ताकत लगाई, चिल्लाई और किसी तरह मिर्ची स्प्रे विक्रम की आंखों में डाल दिया। विक्रम बुरी तरह चिल्लाया, आंखें जल रही हैं साली, तूने तो बर्बाद कर दिया मुझे। नेहा ने झटपट दरवाजा खोलने की कोशिश की और आखिरकार एक ओर से निकलकर अंधेरे में दौड़ पड़ी। कीचड़ में गिरती, फिसलती, मगर वो दौड़ती रही। कुछ दूरी पर उसे एक ढाबा नजर आया, जहां कुछ लोग खाना खा रहे थे। वो भागती हुई वहां पहुंची और बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। लोगों ने पानी पिलाया, उसकी बात सुनी और तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस कुछ ही समय में मौके पर पहुंची। नेहा ने विक्रम की टैक्सी और लोकेशन की जानकारी दी। थोड़ी देर में विक्रम पकड़ा गया, गाड़ी में बैठे हुए अपनी जलती आंखों को मलता हुआ। नेहा ने डर के आगे झुकने से इनकार किया। उसने कोर्ट में अपनी पूरी ताकत से बयान दिया। वकीलों की बहस, पुलिस की रिपोर्ट, मेडिकल जांच, सब ने विक्रम के गुनाह को साबित किया। केस की सुनवाई 6 महीने चली। माया, उसका परिवार और एनजीओ कार्यकर्ता हर सुनवाई में उसके साथ रहे। अंततः कोर्ट ने विक्रम यादव को 20 साल की सख्त सजा सुनाई। नेहा ने इस घटना के बाद खुद को समेटने में महीनों लगाए। मानसिक आघात ने उसे तोड़ा, लेकिन उसने अपनी तकलीफ को दूसरों की ताकत बनाने का फैसला किया। उसने एक एनजीओ की शुरुआत की,
सुरक्षा संकल्प, जहां वो दूसरी महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाने लगी। साथ ही कानूनी जागरूकता और टैक्सी ट्रैकिंग से जुड़े सेशन भी चलाए। उसका एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उसने कहा, मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं एक फाइटर हूं। अब मैं औरों को लड़ना सिखाऊंगी। नेहा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता, लेकिन एक महिला की ताकत, उसकी आत्मरक्षा और समाज का समर्थन मिल जाए तो सबसे बड़ा दरिंदा भी सजा पा सकता है। कभी कभी सबसे डरावनी रात भी अगली सुबह के उजाले की नींव बनती है। नेहा अकेली नहीं थी और आप भी नहीं हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और लड़की अकेली गाड़ी में डर से न बैठे। और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक किसी की हिम्मत बन सकता है। जिसे बाप कहकर पुकारा, उसी ने मेरी मासूमियत का सौदा कर लिया। यह कहानी सिर्फ दर्द नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जो अक्सर दरवाजों के पीछे दम तोड़ देती है। आप भी इस कहानी को पूरा देखकर बताइए, क्या आपके मोहल्ले में या आपके पड़ोस में ऐसा कभी हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए कहानी को पूरा सुनते हैं। अंजलि की उम्र सिर्फ 7 साल थी जब उसकी मां पूजा एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई। उसकी मौत के बाद अंजलि के घर में खामोशी और एक अजीब सूनापन उतर आया। पापा प्रमोद ने सबको दिखाया कि वो टूटे नहीं हैं। नौकरी पर समय से जाते, बेटी को स्कूल छोड़ते, लंच पैक करते और रात को उसके लिए कहानियां सुनाते। गांव की औरतें कहती, क्या भाग्यशाली बेटी है जो इतना ध्यान रखने वाला बाप मिला है। अंजलि को लगता था शायद मां चली गई, लेकिन पापा हैं, यही सबसे बड़ी बात है। उसे क्या पता था कि वही सबसे बड़ी बात एक दिन उसकी सबसे गहरी तकलीफ बन जाएगी। एक रात जब बिजली चली गई थी, प्रमोद उसके कमरे में आया। अंजलि नींद में थी। प्रमोद ने उसे धीरे से छुआ, बहुत ही अलग तरीके से। पापा क्या हुआ? अंजलि ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस तुझे थपकी देने आया हूं, जैसे मां देती थी, प्रमोद ने कहा। उस रात से अंजलि की दुनिया बदल गई। वो थपकी अब रोज आने लगी और हर बार कुछ नया खेल जुड़ता। प्रमोद उसे समझाता, ये हमारा सीक्रेट गेम है, किसी को बताना नहीं, नहीं तो सब नाराज हो जाएंगे। अंजलि को समझ नहीं आता था कि क्या सही है, क्या गलत, पर उसका दिल हर बार चिल्ला उठता था। उसका शरीर कांप जाता था, लेकिन आवाज उसकी जुबान तक नहीं पहुंचती थी। अब अंजलि अपनी गुड़ियों से भी नहीं खेलती थी। वो गुड़ियाओं जो पहले उसकी सबसे अच्छी सहेलियां थीं, अब उसे डराती थीं, क्योंकि अब प्रमोद उन्हें उठाकर कहता, आज तेरी गुड़िया के साथ भी खेलेंगे। अंजलि को अब बिस्तर से, अपने कमरे से और सबसे ज्यादा रात से डर लगने लगा था। वो कई बार खुद से कहती, काश मां होती, वो मुझे बचा लेती। स्कूल में अंजलि का मन नहीं लगता। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद उसकी रिपोर्ट गिरने लगी। शिक्षक नोटिस करने लगे कि वह चुप रहने लगी है, अक्सर अपने हाथों को छुपाती है, आंखें मिलाने से डरती है। एक दिन स्कूल की काउंसलर रीमा मैम ने उसे अपने पास बुलाया। प्यार से बातें की, उसे रंग भरने को कहा। अंजलि ने एक ड्राइंग बनाई, एक गुड़िया जो रो रही थी और एक आदमी जो उस पर झुका हुआ था। रीमा समझ गई, ये कोई खेल नहीं, ये एक गंभीर संकेत था। धीरे धीरे उन्होंने अंजलि से बात की और अंजलि ने पहली बार अपने अंदर की चीख बाहर निकाली, मेरे पापा गंदा खेल खेलते हैं। रीमा मैम ने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी। केस दर्ज हुआ। प्रमोद को पकड़ने में समय नहीं लगा, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। गांव में बातें फैलने लगीं। बेटी झूठ बोल रही है, बाप पर ऐसा इल्जाम। कौन लड़की इतना बड़ा इल्जाम लगाती है अपने पिता पर? जरूर कोई सिखा रहा होगा उसे। अंजलि को बाल गृह भेजा गया, जहां उसे मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिला। वहां उसकी मुलाकात कई और बच्चियों से हुई जो उसके जैसी ही पीड़ा से गुजर चुकी थी। कुछ बोल नहीं पाती थीं, कुछ डरती थीं, कुछ गुस्से में थीं। अंजलि अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं रही, वो अब लड़ना सीख रही थी। कुछ महीनों बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। अंजलि को गवाही के लिए बुलाया गया। सामने कोर्ट, जज, वकील और एक कुर्सी पर बैठा उसका बाप प्रमोद। वो कांपी, लेकिन डरी नहीं। उसने कहा, उसने मुझे खिलौना समझा था, पर मैं गुड़िया नहीं थी। मैं इंसान हूं और आज मैं अपनी आवाज लौटा रही हूं। उसकी बातों ने पूरे कोर्ट रूम को सन्न कर दिया। गवाही, मेडिकल रिपोर्ट, स्कूल की काउंसलर के बयान, सब ने प्रमोद को दोषी सिद्ध किया। अदालत ने उसे 25 साल की सख्त सजा सुनाई।
अंजलि ने अब अपना नाम बदला। अंजलि से अन्वी बन गई। उसका मतलब होता है जो आत्मा में उजाला लाए। अब वह एक एनजीओ चलाती है जिसका नाम है मैं खिलौना नहीं हूं। वह पूरे देश में घूम घूम कर बच्चों के लिए वर्कशॉप करती है, अभिभावकों को जागरूक करती है और एक आंदोलन चला रही है। बेटियों को चुप रहना मत सिखाओ, उन्हें बोलना सिखाओ। उसने मेरी मासूमियत को तोड़ने की कोशिश की, पर उसने मेरी ताकत जगा दी। आज मैं नहीं डरती, क्योंकि अब मैं सिर्फ जी नहीं रही, मैं आवाज बन चुकी हूं। बेटियां खिलौना नहीं होती। अगर आप भी ये मानते हैं तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनिए।